वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए, कल आपको मैंने कराए थे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। आज फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन कराएंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन में देखेंगे कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात आती है हमारी 4.20। ये क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा। एनसीईआरटी बुक में आपको एक स्ट्रक्चर बनाई है। उन्होंने ये जो स्ट्रक्चर दी थी, उन्होंने इस क्वेश्चन को ऐसे दिया था कि सी डबल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, एच, CO 1 2 3 4 1 2 O 2 एंड H। उन्होंने क्वेश्चन आपको दिया है कि बताइएगा जो हमारा एसिटिक एसिड है उसकी स्ट्रक्चर, लूज स्ट्रक्चर आपको ये स्केलेटन दिया। उन्होंने कहा ये स्केलेटन हमारा ठीक नहीं है, दिस इज नॉट राइट स्केलेटन। तो इसका राइट स्केलेटन लिखिएगा। तो देखिएगा इसका राइट स्केलेटन, सॉरी, एक मिनट, हाँ, यानी स्केलेटन दिया हुआ इसका कि ये स्केलेटन होता है। स्केलेटन तो ठीक है इसका, यानी स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन जो बॉन्ड है वो इसके अंदर सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो कह रहे हैं क्यों प्रॉपर नहीं है। तो देखिए पहले, अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी है कि 1 2 3 4 5, 5 वैलेंसी हो गई, 5 वैलेंसी हो चुकी है। अब इस कार्बन देंगे तो 1 2 3 3 वैलेंसी होंगी। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8, तो कार्बन के तो पूरे हो रहे हैं। ऑक्सीजन क्या 2 2 4 तो 6 ही है, पूरे नहीं है। इस ऑक्सीजन के 2 4 6 8 पूरे नहीं है। तो कार्बन की वैलेंसी 5 दिखाई है। कार्बन की वैलेंसी कभी भी 5 नहीं हो सकती। कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है, 4। तो उन्होंने कहा स्केलेटन तो ठीक है लेकिन बॉन्ड ठीक नहीं है, तो ठीक बताइएगा। तो ये इसकी ठीक स्ट्रक्चर होगी कैसे। कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस ऑक्सीजन के 2 4 6 8 8 ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्सीजन के 2 4 6 8, इस हाइड्रोजन के 2। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब बात आती है हमारी 4.21 की। 4.21 में क्या होगा, 4.21 में जो आपकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें, यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। उन्होंने कहा कि बताइए जो मीथेन है उसकी दो स्ट्रक्चर हो सकती हैं। एक तो हो सकती है आपकी स्क्वायर प्लेनर, और एक क्या हमारी टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, इट इज टेट्राहेड्रल एंड इट इज स्क्वायर प्लेनर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही मानी गई है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं मानी गई, क्यों। यानी हम इसकी ये स्ट्रक्चर मानते हैं, ये स्ट्रक्चर नहीं मानते, क्यों। देखिए, जो मीथेन होता है उसके अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और अगर हम स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बताएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन का dsp2 होगा। तो चूंकि दूसरी बात, यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री का। तो आपको बताया था जितना बॉन्ड एंगल कम होगा उतना ही इनके अंदर रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए क्या है, ये कम स्टेबल है, और यहाँ क्या हमारी ज्यादा स्टेबल है। तो आप बताएंगे since in methane carbon have sp3 hybridization not dsp2 hybridization, therefore the structure of methane should be tetrahedral not square planar। तो स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए हमारी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, स्क्वायर प्लानर नहीं होनी चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर होगी, ये स्ट्रक्चर नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपको दिया उन्होंने कि बताइए जो बेरिलियम हाइड्राइड है यानी BH2 है, उसके अंदर पोलर बॉन्ड है, ये माइनस और ये क्या हमारा प्लस। ये माइनस होता है, प्लस होता है, ये माइनस होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी बताओ इसका डायरेक्ट मोमेंट जीरो है, क्यों। देखिए, जब बॉन्ड मोमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के कारण क्या होगा, पोलर बॉन्ड होने के बावजूद भी डायपोल मोमेंट क्या होगा इनका, जीरो होगा। इट मीन्स म्यू वुड बी इक्वल टू जीरो, म्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, समझ में आया। फिर समझ लीजिएगा, क्वेश्चन है कि बताइए BeH2 के अंदर पोलर बॉन्ड होते हैं, उसके बावजूद भी जो BeH2 है उसका डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है, यानी वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्यों। तो आप बताएंगे BH2 में जो BH बॉन्ड है ये क्या होते हैं हमारी, ये डायरेक्शन में हुआ, ये डायरेक्शन हुआ, एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करने के कारण ही डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो के बराबर रहता है। अगला क्वेश्चन है, वो कहते हैं डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3।
आप बताइएगा जो NH3 का डायपोल मोमेंट है वो NF3 के डायपोल मोमेंट से ज्यादा होता है, क्यों? तो देखिएगा, आप NH3 की स्ट्रक्चर अगर देख रहे हैं तो NH3 की स्ट्रक्चर में क्या होता है, NH3 की स्ट्रक्चर बेटा आप देख रहे हैं कि यहाँ सारे जो बॉन्ड है, देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए इस बॉन्ड के डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैं आपको बताया था कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर मान लिया HCl मॉलिक्यूल हमने लिया तो ये प्लस चार्ज हुआ और ये माइनस चार्ज हुआ, डायपोल मोमेंट को मैच दिखाते हैं, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा किसकी तरफ होगा, एरो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, टेल हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ। तो अगर मैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की क्या है, ज्यादा है, तो इस बॉन्ड का मोमेंट इस डायरेक्शन में, इस बॉन्ड का मोमेंट भी इस डायरेक्शन में, इस बॉन्ड का मोमेंट भी इस डायरेक्शन में, जो लॉन पेयर के कारण होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोमेंट। ये ऑर्बिटल मोमेंट है, क्या है, ऑर्बिटल। अगर लॉन पेयर के कारण होता है तो ऑर्बिटल मोमेंट बोलते हैं उसको, और ये बॉन्ड के कारण होता है तो उसको बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट। सबको मिला के क्या होता है, डायपोल मोमेंट। तो इसमें ये ऊपर को हो गया। अब ये तीनों बॉन्ड मोमेंट एक ही डायरेक्शन, तो क्या रिजल्टेंट भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, सारे ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, सब एक डायरेक्शन में तो जुड़ जाते हैं, इससे डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। लेकिन अगर बात करेंगे NF3 में तो आप देखिएगा ये वाला जो ऑर्बिटल मोमेंट है तो ऊपर ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हमारा ऊपर डायरेक्शन में। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन ज्यादा होती है तो इस बॉन्ड का मोमेंट फ्लोरीन की तरफ होगा, ये फ्लोरीन की तरफ होगा, ये फ्लोरीन की तरफ होगा। इन सब बॉन्ड का जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, नीचे को डायरेक्शन देखनी पड़ती है इनकी। तो क्या करेंगे, ये बॉन्ड इस बॉन्ड को कैंसिल कर देगा, जब कैंसिल कर देगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट NH3 का NF3 से ज्यादा होगा। आप बता देंगे since in NH3 all bond moment as well as orbital moment and resultant of bond moment in same direction, therefore NH3 have high dipole moment. On the other hand, in NF3 orbital moment and resultant bond moment in opposite direction, they cancel to each other, वो एक दूसरे क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, hence इसलिए dipole moment of NF3 is lower than NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, उन्होंने बोला है 4.24 कि आप sp3, पहली बात उन्होंने पूछा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, डेफिनेशन है क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने बताया था द फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग slightly difference in energy so as to redistribute their energy and give rise to new set of atomic orbital having equivalent energy and equivalent shape is known as hybridization। अब उन्होंने आपसे शेप पूछी है कि sp3, sp2, sp की कैसी स्ट्रक्चर होगी। ये sp3 का हाइब्रिडाइजेशन होते हैं बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल, करा चुका हूं आपको। उसके बाद अगर हम sp2 की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। उसके बाद होगी हमारी क्या लीनियर स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा sp, बॉन्ड एंगल क्या होगा 180 डिग्री। तो ये आपका sp2, sp3, sp की हाइब्रिडाइजेशन पिक्चर होंगी। उसके बाद आपसे पूछा कि अगर Al3 प्लस Al3 मिलकर के Cl माइनस 7 बनाता है AlCl4 माइनस, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है इसके अंदर, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ आपका sp2 होगा और यहाँ पर क्या होगा आपका sp3 होगा। तो इस तरह क्या होगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज करके आप इसको लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये आपका हाइब्रिडेशन की बात आ गई। अब हम बात करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं होगी आपको यहाँ। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जी। देखो क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर इस तरह क्वेश्चन दिया है। अब अगर आप कहें ना जी आपको कैसे पता चला कि AlCl3 के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो देखो इसके अंदर अगर समझ लेना, अगर मैं AlCl3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखा रहा हूं आपको, इन AlCl3 के अंदर क्या होगा, देखो बताया था आपको H बराबर हाफ B प्लस M माइनस C प्लस A, ये फॉर्मूला बताया था आपको। H बराबर हाफ, जो आपका सेंट्रल एटम, जैसे एल्यूमिनियम, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है आपको 3 होते हैं,
मोनोवेलेंट का मतलब क्या है, 3 क्लोरीन है इसके पास, -3। कैटायन है नहीं, एनायन है, उसका चार्ज क्या है 1, तो क्या हुआ, ये हो गया 6/2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे किसमें था AlCl3 में, अब देखेंगे ये एनसीईआरटी में नहीं दिया फॉर्मूला आपको, यहाँ क्या करेंगे आप, H इज इक्वल टू हाफ। अब इस केस में देखो किसमें, AlCl4 में एल्यूमिनिक वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे, ओ सॉरी, यहाँ हमारा 0 आएगा बेटा, जब 0 आएगा तो 6 आएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल एटम है हमारा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसमें कोई कैटायन एनायन नहीं है। अब इसमें देखेंगे 3 तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे एल्यूमिनियम के, क्लोराइड आयन कितने इसके पास में, 4 हैं, कैटायन ये है नहीं, एनायन का चार्ज कितना 1, तो अब भी क्या है हमारा, 4 3 7 और 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से हम पता करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बेटा आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड नाइट्रो एटम एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बताओ क्या चेंज होगा इसमें। देखो कौन सा क्वेश्चन आपका 4.26, क्या कहा उन्होंने, इन्होंने कहा BF3 प्लस NH3, तो ये हमने NH3 बना दिया जी, ठीक है, और प्लस ये हमने क्या बना दिया, BF3 बना दिया। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन पे इसको देगा तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ बोरोन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन। तो अब देखो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3 हो गया, और इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हुआ बेटा, sp3 हुआ। तो इस तरीके से sp3 हाइब्रिडेशन हो जाता है। नेक्स्ट आपका 4.4 आपका 27, ठीक है। अब आप कहेंगे आपने कैसे निकाला, निकाल लो, अगर आपको निकालना है हाइब्रिडेशन अमोनिया के अंदर तो निकालेंगे, यहाँ निकाल के दिखा देंगे। चलो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3, NH3 हाइब्रिडेशन क्या होगा, लिखेंगे यहाँ H इज इक्वल टू हाफ B प्लस M माइनस C प्लस A, यहां आ जाएगा आपका, देखिएगा अब देखो अमोनिया के अंदर क्या होगा, H इज इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस 3 उसके पास हाइड्रोजन है मोनोवैलेंट आयन, यानी जिनकी वैलेंसी +1 या -1 होती है उनको मोनोवैलेंट आयन बोलते हैं। और उसके बाद ना ये कैटायन है ना एनायन है, यहाँ पर क्या हुआ 8 डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है 4, इट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। इसी तरीके से हम अगर देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3, तो यहाँ क्या करेंगे, H इज इक्वल टू हाफ, बोरोन के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन एटम है यानी मोनोवैलेंट आयंस, -0 + 0 इज इक्वल टू क्या हो हमारा 3, इट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और यहाँ पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहा उन्होंने, उन्होंने आपसे कहा है ड्रा द डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द C2H4। ये क्वेश्चन है बेटा आपका 4.27, तो क्या होगा देखिएगा 4.27 में
एक कार्बन हमारा यहाँ, एक कार्बन यहाँ। उसके बाद अगर हमारा sp कौन सा मॉलिक्यूल है, C2, सपोज करो इन C2H2, इन C2H2 क्या होगा, C2H2 में देखेंगे हम, एक मिनट जरा। तो यहां से क्या होगा, देखिए बेटा, हम इस स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सेकंड हो जाइए। हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या होगा, 1 and 2, ये तो क्या हुआ हमारे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, ये sp हुआ, ये sp हुआ। हम दूसरा कार्बन लेते हैं, तो दूसरा कार्बन लेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, ये sp और एक sp। अब हर कार्बन पे क्या है, दो दो हमारे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऐसे बना देते हैं, ऐसे इनकी ओवरलैपिंग दिखा देंगे। यहाँ हमारा हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, और यहाँ हमारा एक हाइड्रोजन आएगा, इनको आपस में ओवरलैपिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये हमारा पाई बॉन्ड, ये भी हमारा पाई बॉन्ड। उसके बाद आपका इसका ए पार्ट हुआ। अब बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट में क्या हुआ, अगर हमें देखना C2H4 में बॉन्डिंग कैसे हो रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ एक कार्बन लेंगे, यहाँ एक कार्बन लेंगे, दोनों में एक यहाँ पर ये है sp2, ये sp2 है, ये sp2 है। इस तरह से यहाँ पर ये क्या हुआ, sp2, यहाँ पर भी क्या हुआ, sp2। अब इस कार्बन का एक sp2 हमारा यहाँ हुआ और एक sp2 हमारा इस कार्बन का यहाँ ऐसा ओवरलैपिंग करेगा, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब हर कार्बन पे क्या, एक एक अनहाइब्रिडाइज है, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ऐसा समझ लीजिएगा। हर कार्बन पे हमारे क्या, दो दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ आपके ये हो गए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ओके। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारे बॉन्ड बन जाएंगे। तो अब आपसे ये तो किसकी स्ट्रक्चर होगी, ये तो C2H2 की, और ये किसकी होगी, C2H4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है 4.28, वो आपसे कहता है, आप ये बताइएगा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2H4 एंड C2H2। तो बॉन्ड इन C2H2 आप देखिएगा अभी ये, अगर हम C2H2 की स्ट्रक्चर बात करते हैं, सपोज कीजिए C2H4 वाले की ले लेते हैं पहले, ये वाली स्ट्रक्चर हमारी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉन्ड बने, ऐसे बॉन्ड दिखा देते हैं, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ 5 और पाई बॉन्ड क्या हुआ हमारा 1। यहाँ देखेंगे अगर हम यहाँ लेंगे 1 2 3 एंड H, तो यहाँ पर क्या हुआ सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा दो पाई होते हैं यहाँ पर। अब ये भी पाई आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे कितना हो गया 1 2 3 4 एंड पाई इज इक्वल टू 1, ओके। So these are the bond formed by the C2H4 and C2H2. Hence,
ठीक है बेटा। अब आगे आप फिर समझिएगा, उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया था कि बताओ AlCl3 है, हमने पीछे क्वेश्चन बताया था कि उसके अंदर ये चेन रिएक्शन हो रही थी कि AlCl3 ने जब रिएक्शन की थी Cl माइनस के साथ तो उसने AlCl4 माइनस बनाया था और पूछा था कि इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें कौन सा होगा। तो हमने निकाल के बताया कि जी इसमें ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये आपको दिखाया sp2, और इसके अंदर ये होगा। तो वहां मैंने लिख दिया था, यहाँ पर sp2 लिखा था मैंने और यहाँ पर लिखा था मैंने sp3, ये sp2 और ये sp3। इसी तरह से उन्होंने पूछा था जब रिएक्शन हो गई तो बताओ कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, मैंने आपको बताया sp3 sp2 sp3 sp3। तो अब मैंने निकाल के बताया कैसे कैसे होगा। देखो इसके 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। जब भी 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पर क्या होगा हमारा sp3, ये sp2। पूछा उन्होंने C2H4H2 की हाइब्रिड पिक्चर बनाइए, तो आपने पिक्चर बना दी, ये आपने इसकी बना दी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा इनके अंदर बॉन्ड बताइए, तो आपने इनके अंदर बॉन्ड बता दिए। ठीक है बेटा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या होगा नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4.29। इन्होंने कहा कंसिडर द एक्स एक्सिस एज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड एंड वाई। ये कह रहे हैं कि अगर हमने 4 पॉइंट आपका 29 जैसा आपको बताया था, ये हमारा क्या एक्स एक्सिस है, मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। या हम ये बोल दें कि ये हमारा क्या है, ये 2px ऑर्बिटल है, ये हमारा क्या है 2py ऑर्बिटल, और अगर मैं इसको मान लूं ये क्या हमारा 2pz ऑर्बिटल। तो अब इन्होंने ऐसा देखा कि अगर एक्स एक्सिस को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये वाला माना, तो ये बता रहे हैं कि किस किस के ओवरलैपिंग के द्वारा विच आउट द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड एंड वाई। ये कह रहे बताओ कौन कौन सा नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा 1s तो बना देंगे, और 1s 2px भी बना देंगे, और 1s एंड 2s। ठीक है बेटा, तो इसमें लिखिएगा सी पार्ट, विल नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं दूसरा क्या होगा, दूसरा पार्ट होगा आपका 1s एंड 2s डी पार्ट। क्यों, क्योंकि 1s और 2s की एनर्जी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये दोनों कंडीशन बताया था आपको, दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होती है। चलिए हो गया यहाँ पर 4.29। उसके बाद है बेटा आपका 4.30 क्वेश्चन। वो आपसे पूछते हैं विच हाइब्रिड ऑर्बिटल आर यूज इन द कार्बन एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। 4.30। तो मैंने आपको एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चंस करा दिए बेटा, सबकी प्रैक्टिस करिएगा। तो 4.30 क्या होगा 4.30 में, पहले उन्होंने दिया आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाला मॉलिक्यूल है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको खोल के लिख लेंगे, यानी ए पार्ट है। कैसे, ऐसे। और आपको बोला था अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या होगा,
डी पार्ट में पूछा CH3 उन्होंने पूछा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहां से क्या होगा, फिर इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे खोल करके। थ्री कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा sp2, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2। नेक्स्ट है आपको बेटा सी पार्ट। इसके हम स्ट्रक्चर लिख लेंगे कैसे, H H H H H OH, सिंगल बॉन्ड जुड़ा है sp3, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है sp3, तो यहां पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसके बाद आपका डी पार्ट। तो जब तक आप पूरी थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ोगे बेटा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज इसको ढंग से समझिएगा, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। चलिए डी पार्ट क्या आपका, डी पार्ट है बेटा CH3CHO। क्या होगा यहां पर, कार्बन में देखो 1 2 3, यहां कार्बन में 1, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा होता है मोस्टली डबल बॉन्ड टर्मिनल्स पर हो, कॉर्नर पर। तो यहां पर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ये होगी, तो यहां पर तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, और इसका हो जाएगा sp3। उसके बाद आपका अगला पार्ट है इसका डी के बाद E, यानी CH3COH। ई पार्ट होगा CH3COH। तो हम क्या करेंगे, फिर स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म लिखते हैं जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना हो। तो अब ये कार्बन डबल, अगर आप कहेंगे तो सिंगल से जुड़ा, सिंगल को प्रोटीन देते हैं, फिर डबल को देते हैं, तो क्या हुआ हमारा sp2, और ये कार्बन हमारा sp3। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स आपकी हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा, what do you understand by the bond pair and lone pair of electron? Illustrate by giving one example. 4.31 आगे कर देता हूं मैं। पहले हमारा 4.31 बॉन्ड पेयर, ये इसका नाम क्या होता है, शेयर्ड पेयर, यानी those electron pair which take part in bond formation is called, क्या कहलाते हैं बेटा, वो बॉन्ड पेयर। यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसी बॉन्ड को बनाने में टेक पार्ट करते हैं, बॉन्ड पेयर कहलाते हैं, और जो टेक पार्ट नहीं करते हमारे अनपेयर यानी अनशेड पेयर या लोन पेयर कहलाते हैं। अब बात आती है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की, हालांकि मैंने आपको लिखवा दिया था पहले ही, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा आपको बता रहा हूं, लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर, यानी ऐसे पेयर जो शेयरिंग ना हो रहे हों, तो लिखेंगे दोज इलेक्ट्रॉन पेयर which do not take part in bond formation is called, क्या कहलाते हैं हमारे वो, लोन पेयर और अनशेयर्ड पेयर। लोन पेयर ऑफ अनशेयर्ड पेयर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। जैसे आप देखते हैं, सपोज कीजिए हमने क्या लिया, हमने लिया NH3 का मॉलिक्यूल,
ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये आपको ये लॉन पेयर दिखाई, ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ये लॉन पेयर, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहा। और जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये कहलाते हैं हमारे बॉन्ड पेयर। तो उन्होंने कहा ना कि आप उससे बताइएगा। हालांकि देखिए ये एक्सरसाइज क्वेश्चन का आपको करने होते हैं, क्योंकि चैप्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, सब कुछ करा दिया, तो ये आपका काम होता है घर बैठ करके क्वेश्चन को करें। लेकिन मैं फिर भी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये 4.3 छोड़ देना। इन्होंने कहा राइट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर लीनियर कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल, ये करा दिया मैंने आपको। यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई बीई टू मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी करा दिया मैंने, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। 4.36 भी करा दिया है। 4.37 देखिएगा। 4.37 में ये कहते हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन वेव्स होती है, मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रॉन वेव्स है, ऐसे हम इसको दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वेव है, तो इसमें ये प्लस साइन होता है, ये हमारा माइनस, ये कहते हैं प्लस का मतलब क्या होता है। फिर इसको ऐसे बना दो, फिर आप ऐसे बना दो, तो ये तो होती है हमारी क्रस्ट, सॉरी ये होती है क्रस्ट, और ये होती है ट्रफ। यानी वेव का जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है उसे क्रस्ट बोलते हैं, जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है वो ट्रफ कहलाता है। तो एक क्रस्ट और दूसरी ट्रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो 4.38 में उन्होंने कहा है डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ TCl5 व्हाई एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड। और 4.39 4.40 में आपको करा चुका हूं ऑलरेडी पहला बेटा। तो 4.38 4.38 क्या होगा? देखो उन्होंने कहा TCl5 में हाइब्रिडेशन बताइए आप, तो मैंने आपको ये पहले स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको TCl5 की। ये TCl5 की स्ट्रक्चर होती है, एक बॉन्ड यहां एक बॉन्ड यहां, इनको हम ऐसे मिला देते हैं। अब ये बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री का होता है और ये बॉन्ड एंगल हमारा 90 डिग्री का, एक शेयर यहाँ एक यहाँ। ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, EQUATORIAL, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो एक एक्सियल बॉन्ड और दूसरा हमारा क्या होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब आपसे कहते हैं बताओ एक्सियल जो आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, ये एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं लॉन्गर होते हैं, और किसके मुकाबले? आपका इक्वेटोरियल के। ब्रैकेट में लिखेंगे लॉन्गर, और यहां पर लिखेंगे क्या? शॉर्टर। बॉन्ड लेंथ की बात चल रही है, इनकी लॉन्गर बॉन्ड लेंथ और इनकी क्या होती है? शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इसके अंदर? sp3d। आप कहेंगे हमें कैसे पता चला ये भी? मैंने आपको बताया था H इज इक्वल टू हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। तो क्या होगा? हाफ फॉस्फोरस के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इसमें क्या क्लोरीन एटम है, ना एक एटायन है ना ये एनायन है, इसका मतलब क्या होगा? 5 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए ये बॉन्ड ज्यादा लॉन्गर है और ये बॉन्ड क्या हमारे, यानी ये बॉन्डर, ये लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है, ये शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है। तो देखिएगा यहाँ बॉन्ड एंगल कितना? 90 डिग्री का। तो जितना बॉन्ड एंगल कम होता है उतना ही रिपल्सन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आप बताएंगे सिंस एक्सियल बॉन्ड आर 90 degree, so they have more repulsion because as bond angle increase, repulsion decrease, due to which bond length also decrease. Therefore, axial bond is longer as compared to equatorial bond. ये एक्चुअल बॉन्ड ऐसे हैं, देखिए ये आपको दिखाए तो ऐसे दे रहे हैं, लेकिन ये बॉन्ड समझ लिए एक बॉन्ड तो बॉन्ड के पीछे गुजारा, एक बॉन्ड क्या आगे गुजारा, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है। तो इनमें क्या होगा? सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, और सबसे ज्यादा रिपल्सन होने के कारण जो हमारा एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो बड़ी होती है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है? हमारी छोटी होती है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे आपसे
पहले मैं आपको कराऊंगा चैप्टर नंबर 3 की प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज की। ठीक है बेटा, थैंक यू।